अस्सलाम वालेकुम। इजी शिफा के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं सलमा कौसर और मेरे साथ आज जो मेहमान मौजूद हैं वो ख़वातीन की बहुत ही ज़्यादा डिमांड पर आज हमने अपने मेहमान को मदऊ किया है। वो एक प्लास्टिक सर्जन है। कॉस्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, इन सब चीज़ों में डिफरेंस क्या होता है, ये सारे प्रोसीजर्स किस तरह से परफॉर्म किए जाते हैं, फिर जो रॉन्ग प्रोसीजर्स होते हैं उनकी वजूहत क्या होती हैं, ये सारे टॉपिक्स आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अहमद अली, आपने हमें वक्त दिया आज। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कॉस्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी और प्लास्टिक सर्जरी में डिफरेंस क्या होता है, ये सारे प्रोसीजर्स किसकी डोमेन में आते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। एंड सबसे पहले हम बात करेंगे अगर प्लास्टिक सर्जरी की, तो प्लास्टिक सर्जरी की दो डोमेन्स हैं, रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी एंड कॉस्मेटोलॉजी या कॉस्मेटिक सर्जरी। रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी इज़ बेसिकली कि आप जो नॉर्मल फॉर्म है किसी की उसको रिस्टोर करें, उसको वापस अपनी जगह पे लाएं। फॉर एग्जांपल कुछ पैदाइशी डिफेक्ट्स होते हैं, जिस तरह क्लेफ्ट लिप हो गया, पैलेट हो गया, या हाथ पाँव के कुछ डिफेक्ट्स होते हैं, उनको जब वापस अपनी नॉर्मल फॉर्म में लाएंगे तो दैट इज़ रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी। या एक्सीडेंट्स में प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो दैट इज़ रिकन्स्ट्रक्टिव। इवन बर्न्स भी उसमें आते हैं, जले हुए भी हम। तो कॉस्मेटोलॉजी इज़ अबाउट कि इन्हेंसिंग योर प्रेजेंट नॉर्मल फॉर्म, ब्यूटी को इन्हेंस करने को कॉस्मेटिक सर्जरी में आ जाए। तो जो लोग कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स करते हैं, हमने देखे डिफरेंट जगह पे क्लिनिक्स बने होते हैं जहाँ पे लेज़र ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं। उसके अलावा आप अगर आपके फेस पे बाल हैं तो उसके लिए ट्रीटमेंट होता है। ये सारे जो प्रोसीजर्स होते हैं, इसके लिए कोई सर्टिफिकेशन होती है या उसके लिए स्टडी अलग से होती है, डिग्री अलग से होती है? बेसिकली कॉस्मेटोलॉजी इज़ अ वेरी वास्ट फील्ड, ठीक है। जो अगर हम देखा जाए तो प्रॉपरली उसकी सर्टिफिकेशन होती है, प्रॉपर उसके कोर्सेज होते हैं। प्लास्टिक सर्जरी इज़ अ 5 year कोर्स आफ्टर MBBS एंड हाउस जॉब। तो कॉस्मेटोलॉजी जो है, अब कुछ लोग हैं नॉर्मल बैठे हुए हैं तो वो जस्ट लर्न करके बैठ जाते हैं, तो वो प्रॉब्लम्स आती हैं, वो सर्टिफाइड नहीं होते, तो वो एक इशू है जो हम लोग भी फेस करते हैं। और लोगों भी हमारे साथ कंप्लेंट्स के साथ आते हैं कि नॉन सर्टिफाइड पीपल जो कि मार्केट में बैठे हुए हैं वो कर देते हैं, इश्यूज के साथ आ जाते हैं। ब्यूटी का खूबसूरत नज़र आने का शौक तो होता ही है। अब ये जो नॉन प्रोफेशनल लोग होते हैं या जिनके पास डिग्रीज नहीं होती, वैसी क्लिनिक खोल के बैठ जाते हैं, छोटी मोटी प्रैक्टिस करके हम जैसे लोगों पे वो भी हाथ सीधा कर लेते हैं। अब उन लोगों का मसला ये होता है कि जो सर्टिफाइड लोग होते हैं उनके शायद चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं, फीसेस बहुत ज़्यादा होती है, फिर कॉस्मेटिक से रिलेटेड जो मटेरियल होता है वो इन मोस्ट केसेस बहुत महंगा आता है। तो प्रोसीजर चूँकि महंगा पड़ रहा होता है, वो सोचते हैं किसी जगह पे थोड़े पैसे दे के अगर हमारा काम होता है तो हम सस्ते में काम करा लें। क्या ये रीज़न होती है या इसके अलावा भी फैक्टर्स हैं? हम जहनी तौर पर शायद इतने मैच्योर नहीं हुए कि हमें कहाँ जाना है, किसके पास ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए। मल्टीपल फैक्टर्स आ जाते हैं इसमें। एक जो कॉस्ट का फैक्टर है, दैट इज वन ऑफ द रीज़न एंड अ बिग रीज़न। दूसरा इग्नोरेंस है। हम लोगों को सोशल मीडिया का दौर है, इंस्टाग्राम पे देखा जी इनहेंस लिप आ गए जी, लेज़र देख लिया, वो तो उठ के चले जाते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नहीं करते। आप जब भी जाएं यू कैन क्वेश्चन कि भाई आपकी क्या सर्टिफिकेशन है, आपने MBBS किया हुआ है, डॉक्टर हैं नहीं है। लेकिन वो तो माइंड भी कर जाते हैं। फिर ये भी होता है अगर आप लिप फिलिंग के लिए गए हैं तो वो आपको पता नहीं कुछ और बना के भेजे वहाँ से, वो ये सोचेंगे आप। ये तो प्रॉब्लम्स हैं, बट यू हैव टू मतलब अच्छा, लेकिन एक आम बंदे को अगर कोई अपनी सर्टिफिकेशन दिखा रहा है, उसका एक्सपीरियंस कितना है, ये सब चीज़ें जज कैसे होती हैं? उनका काम हम कैसे देख सकते हैं? लेट्स सपोज कि मैं किसी नए डॉक्टर के पास गई हूँ और मुझे कोई प्रोसीजर करवाना है, मुझे अपना लिप कलर या स्किन कलर चेंज करवाना है। अब डॉक्टर इतनी कैपेबिलिटीज़ रखता है कि वो ये काम कर सके, इसका मेयार क्या होगा? मैं कैसे चेक करूंगी कि उस डॉक्टर को काम आता है या नहीं आता? अगेन आई विल से कि सोशल मीडिया का दौर है और प्लास्टिक सर्जन या कॉस्मेटोलॉजिस्ट के लिए इट्स अ ब्लेसिंग। जो कैमरास आ गए हैं, अब एक पिक्चर्स आप आफ्टर एंड बिफोर की पिक्चर्स लेते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यू कैन आस्क कि अपने रिजल्ट शो करें, आप अब उनके रिजल्ट्स देख लें कि रिजल्ट्स अच्छे हैं तो यू कैन ऑप्ट फॉर दैट। एंड डेफिनेटली मैंने जिस तरह पहले बताया कि प्लास्टिक सर्जरी एक अगर हम देखते हैं, या इसी तरह डर्मेटोलॉजी है, तो इट्स अ 5 year ट्रेनिंग आफ्टर MBBS। मतलब आप समझ लें कि वो अपना
यूथ का बिग पार्ट दे रहा है इस ट्रेनिंग को, तो उसमें डेफिनेटली उसका हैंड स्टेबिलिटी वो सब कुछ बहुत ज़्यादा बेहतर ठीक, ये तो आपने हमें ओवरव्यू भी दे दिया, बहुत सारा नॉलेज भी दे दिया। अब जरा आपके अपने सब्जेक्ट पे आते हैं, प्लास्टिक सर्जरी। अच्छा, प्लास्टिक सर्जरी जो लोग आपके पास करवाने के लिए आते हैं, अब बहुत सारे लोग इसलिए हेजिटेंट होते हैं कि इसका रिकवरी टाइम ज़्यादा होता है। एग्जैक्टली। अब किस तरह के केसेस में कितना मैक्सिमम रिकवरी टाइम हो सकता है? लेट्स सपोज अगर आपने कोई बर्न का केस आ गया, आपने फेस की रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी की है, तो उसका रिकवरी टाइम अप्रोक्सीमेट कितना हो सकता है? रिकवरी टाइम नॉर्मली प्लास्टिक सर्जरी के प्रोसीजर्स में प्रोलॉन्ग्ड होता है, बट रिजल्ट्स उनके बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग एंड अच्छे रिजल्ट्स होते हैं नॉर्मल से। तो रिकवरी टाइम डिपेंड करता है कि क्या प्रोसीजर हम लोग कर रहे हैं। नॉर्मल अगर जस्ट आप अगर फेस लिफ्ट हम अगर करते हैं, रिजुविनेशन है, फेस लिफ्ट है, तो उसका रिकवरी टाइम अप टू 1 ईयर हो जाता है कि उसको कहते हैं कि नॉर्मल अपनी जगह पे अगर दिखने के लिए हम बात करें तो वो उसको डाउन टाइम अगर हम कहें तो वो 1 ईयर अप टू 1 ईयर तक चला जाता है। यानी उस 1 ईयर के दौरान वो बंदा कोई मेकअप अप्लाई नहीं कर सकता? नहीं, वो सब कुछ कर सकता है। स्वेलिंग होती है, मतलब आई एम सेइंग कि नॉर्मल फॉर्म जो फेस की आप नॉन एडिमेटस या स्वॉलन फेस ना हो, बिल्कुल नॉर्मल अगर फेस को देखा जाए तो वो अप टू 1 ईयर ले सकता है, इससे कम भी लेते हैं, लेकिन आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल। कुछ आपके अपने इम्यून सिस्टम पे भी डिपेंड करता है। एग्जैक्टली। अब वो अगर बिल्कुल इमीडिएट डाउन टाइम की बात करते हैं तो वो तो ऑलमोस्ट आपका 4 to 6 वीक्स में यू आर रेडी टू गो इन पब्लिक एंड वर्क। अच्छा, आपके पास जो मोस्टली केसेस आते हैं वो बाय बर्थ डिफेक्ट वाले होते हैं? वो ऐसे लोग होते हैं जो हादसात में किसी वजह से किसी ऐसी प्रॉब्लम का शिकार हो गए जिसके लिए उनकी सर्जरी बहुत ज़रूरी है, या फिर ऐसे लोग होते हैं जो ब्यूटी कॉन्शियस होते हैं, या फिर एक कैटेगरी वो भी हो सकती है जिनके पास पैसे हैं लेकिन ये नहीं पता क्या करवाना है, बस आके कहते हैं डॉक्टर साहब देख लें कहाँ से परफेक्शन चाहिए, बस वो ठीक। हमारे पास तीनों कैटेगरीज आती हैं, ठीक है, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग मोस्टली जो मेरी प्रैक्टिस में ज़्यादातर पेशेंट आते हैं वो ये आते हैं जो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी है, जिनके डिफेक्ट्स हैं उनके। यूजुअली किस तरह के डिफेक्ट्स होते हैं? डिफेक्ट्स में क्लेफ्ट लिप आ गया, ये क्लेफ्ट पैलेट जिस तरह के पैदाइशी हो कटा हुआ, तालू कटा हुआ जिसको कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं। फिर हम लोग प्लास्टिक सर्जरी की एक फील्ड है हैंड सर्जरी, तो हैंड सर्जरी के बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं जिसमें हाथ के ऊपर कोई चोट लगती है तो हाथ का फंक्शन इफेक्ट हो जाए, उसको जो हम लोग वापस अपनी जगह पे लाते हैं। अच्छा, हाथ की जिस तरह से अब आपने सर्जरी की बात की, किसी हादसे की वजह से अगर हाथ का फंक्शन इफेक्ट हो रहा है, क्या सर्जरी के बाद सिर्फ हाथ मुकम्मल दिखाई देता है या वो बंदा फंक्शन भी परफॉर्म कर सकता है प्रॉपर? हम लोगों की कोशिश ये होती है, जो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में हैंड सर्जरी की अगर बात करें तो हमारा फर्स्ट एम है कि वो काम अपनी जगह पे करें। फंक्शन इज फर्स्ट एम एंड कॉस्मेटिक इज अपीयरेंस इज द सेकंड एम। तो हम लोगों का फर्स्ट होता है कि वो अपना काम कर सके। ठीक, तो और इसके अलावा और किस तरह के केसेस होते हैं? बर्न्स के बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं। बर्न तो हमारे खासकर सर्दियों में तो हमारा जो बर्न यूनिट होता है वो ऑलमोस्ट फुल जाता है। बर्न के बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं। अच्छा, और जो आपके पास जो पैदाइशी किसी डिफेक्ट वाले लोग आते हैं, उसके लिए कोई सर्टेन एज होती है कि उसमें सर्जरी कर दी जाए, या जो कंस्ट्रक्टिव सर्जरी होती है वो छोटे बच्चों की भी हो सकती है? बेहतर ये होता है कि अर्ली एज में कर लिया जाए। हर डिफेक्ट की एज हमारे वो एल्गोरिदम्स बने हुए हैं कि किस एज में क्या चीज़ कर लेनी चाहिए। यानी हर एज में हर सर्जरी मुमकिन नहीं होती अगर बाय बर्थ कोई प्रॉब्लम हो? नहीं, फिर लेटर एजेस में पॉसिबल हो जाती है। ये नहीं है कि इट इज़ इम्पॉसिबल, पॉसिबल है, लेकिन वो रिजल्ट्स जो आप चाहते हैं वो तभी आते हैं जब अर्ली एज पे करते हैं हम लोग। ठीक है, और कितने % लोग अंदाजन आपके पास ऐसे आते हैं जो सिर्फ ब्यूटी कॉन्शियस होते हैं और वो कहते हैं कि बस हमारे फेस को खूबसूरत बना दें, हमें यहाँ फिलर्स चाहिए, हमें यहाँ बोटॉक्स चाहिए? वो अगर देखा जाए तो हमारे पास आते हैं 20 to 30% वो लोग, बल्कि आई वुड से कि आजकल तो ज़रा ज़्यादा लोग आ रहे हैं 30+%। आजकल मेल भी वैसे काफी वेरी कॉन्शियस भी आपके पास आती है बहुत ज़्यादा। मर्दों की मोस्टली डिमांड हेयर से रिलेटेड होती है। PRP करवाना चाहते हैं, हो गई या हेयर ट्रांसप्लांट हो गया, वो ओवरऑल फेस की कॉन्शियसनेस
कॉन्शियस भी होते हैं, फेस कॉन्शियस भी होते हैं, वो पेशेंट भी बहुत ज़्यादा आते हैं हमारे पास। अच्छा, हेयर सर्जरीज के रॉन्ग होने के केसेस बहुत ज़्यादा हमने देखे हैं कि ये भी प्लास्टिक सर्जरी की डोमेन होती है, हेयर ट्रांसप्लांट? बेसिक जो हेयर ट्रांसप्लांट डोमेन है दैट इज़ प्लास्टिक सर्जन, बट एज वी से कि बहुत ज़्यादा क्वैक्स बैठे हुए हैं जो कि जस्ट लर्न कर ली टेक्निक और उसको फॉलो किया। कुछ सेंसिटिविटी का फैक्टर कितना होता है जब आप बालों को ट्रांसप्लांट करवाते हैं? ज़ाहिर आपके सर में हज़ारों सुराख होने होते हैं। जी जी। और कुछ अर्सा पहले हमने एक साजिद हसन का केस देखा था, बड़े मशहूर एक्टर है, जी जी, उनका सारा सर जी जी जी, इन्फेक्ट हो गया था उसकी। वो ये होते हैं ना कि बात ये है कि आपने चीज़ों को कितना क्लीन रखना है। आप जब अपनी स्टेरिलिटी या सफाई का प्रॉपर ख्याल रखेंगे, एक टेक्निक अच्छी होगी, एक एक्सपीरियंस सर्टिफाइड सर्जन होगा, तो ये प्रॉब्लम्स ना होने के बराबर। कॉम्प्लिकेशन रेट होता है, बेस्ट सर्जन्स के भी कॉम्प्लिकेशन रेट्स हैं, बट वो इतने निग्लेजिबल होते हैं कि वो आप समझ लेंगे ना। तो लेकिन यहाँ पे क्वैक्स का इशू ये है कि वहाँ पे कॉम्प्लिकेशन रेट्स ही बहुत ज़्यादा हैं, तो ये इश्यूज आते हैं। अब जिस तरह मतलब आप हेयर ट्रांसप्लांट के लिए मस्ट है कि आपने स्मोकिंग क्विट करनी है, बट मोस्टली स्मोकिंग का लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट से क्या ताल्लुक है, तो किस तरह अफेक्ट करता है? जो इसके अंदर सब्सटेंसेस हैं वो हेयर ट्रांसप्लांट की जो हम कहते हैं ना टेक को, यानी वो जो बाल है अपनी जगह पे लग जाए, उसको इफ़ेक्ट करता है। जब वो सब्सटेंसेस बॉडी में होते हैं तो वो इम्यूनिटी को कम करते हैं। ये सारी चीज़ें एक से एक लिंक्ड है, तो वो इफ़ेक्ट करता है। अच्छा, लेट्स सपोज कि किसी की सर्जरी प्रॉपर नहीं हुई, कोई किसी वजह से कोई ख़राबी हो गई, जैसे साजिद हसन का भी केस था, तो फिर उसके अगेंस्ट एक पेशेंट के पास या जो इफेक्टी है उसके पास क्या ऑप्शन होता है? वो किस फोरम पे अपील कर सकता है, या वो रीइंबर्समेंट के लिए क्या अदालत के अलावा भी कोई रास्ता होता है कि वो क्या करे? बहुत से ऑप्शंस हैं। फर्स्ट तो ये ऑप्शन भी अवेलेबल है कि वो सर्जन जिसने चीज़ों को ख़राब किया तो वो अपनी जगह पे वापस उसको कंपनसेट इस तरह करे कि वो ठीक कहते हैं। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि हमारा जो पीएमडीसी, ओल्ड पीएमडीसी या पीएमसी रेगुलेटरी इदारा है, उस पे जाके आप कंप्लेंट्स कर सकते हैं, और काफ़ी लोगों ने कंप्लेंट्स की भी हैं। काफ़ी लोगों ने जो क्वैक्स बैठे हैं उन पे कंप्लेंट्स की हैं, उनके अगेंस्ट एक्शंस भी हुए हैं, उनको बैन किया गया है, एंड दैट्स अ गुड थिंग। अच्छा, ब्यूटी बिजनेस क्योंकि पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में ही काफ़ी ग्रो कर रहा है। आप सैलून्स देख लें, जगह जगह खुल गए हैं। फिर उसके बाद डर्मेटोलॉजिस्ट से ज़्यादा जो स्कोप है वो शायद कॉस्मेटोलॉजिस्ट का होता है। हर बंदा चाहता है कि हमारी आंखें ऐसी दिखें, हमारी ऐसी दिखे, बाल ऐसे हो जाएं। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में क्या लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है? लोग खूबसूरत दिखने के साथ साथ ये सेंस रखते हैं कि उन्हें कहाँ से क्या ट्रीटमेंट करवाना चाहिए? अभी ये अवेयरनेस नहीं आई है। मैं थोड़ा सा अगर खुल के बात करना चाहूँ तो वो ये होगी कि ये अवेयरनेस आ गई है कि जब से सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा हुआ है, तो मैंने देखा है कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो गई हैं। ब्यूटी कॉन्शियस लोग हो गए हैं, वांट टू इन्हेंस देयर ब्यूटी, पीपल वांट टू इन्हेंस, बट इशू ये आ रहा है कि कहाँ से करवाएं, किससे करवाएं, क्या ट्रीटमेंट ली जाए। दैट इज एन इशू, एंड वो इशू बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो उसके लिए बेहतर ये है कि सर्टिफाइड पीपल के पास जाएं, वो आपको अच्छा गाइड करेंगे, डिफरेंट ऑप्शन देंगे। सबसे ज़्यादा जो हमारे लोग एक्सप्लॉइट होते हैं वो होता है पायरिसिंग, नोज़ की, कानों की, और छोटे छोटे बच्चों को लेके जाते हैं, फिर ऐसी जगहों पे लेके जाते हैं जो बहुत पेनफुल भी होता है। जो लोग हाइजीन का ख्याल भी नहीं रखते, किसी गोल्ड स्मिथ के पास ले गए और वो पिस्टल के साथ फटाफट से उनके कान में एक वो रिंग डाल देते हैं कि जी अब आप इसमें कोई भी इयररिंग्स पहन सकते हैं। थोड़े दिनों के बाद ये प्रोसीजर सेफ होता है? इन्फेक्शन का खतरा होता है? ये बेसिकली हमारी डोमेन में तो नहीं आता, बट आई कैन गाइड इन अ सेंस कि इस बात का ख्याल रखें कि साफ़ हो, जो भी करें साफ़ हो। आजकल नमिंग क्रीम्स आई हुई हैं, यानी जो पेन को कम कर देती हैं, वो यूज़ करें, और सफाई का ख्याल रखें। हेपेटाइटिस बी, सी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो ये ख्याल है कि जो गन्स वगैरह हों या जो भी चीज़ हो वो बिल्कुल साफ़ हो, क्लीन हो, डिस्पोजेबल चीज़ें हों,
तो उसमें की जा सकती हैं। ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए। कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स में भी ये होता है कि जैसे मशीन्स के साथ आजकल एक फेशियल्स का एक ट्रेंड चल पड़ा है। हाँ, अब HydraFacial। मशीन्स के आगे जो टूल्स लगे होते हैं, जो यूज़ होते हैं डिफरेंट क्रीम्स को स्किन में पेनिट्रेट करने के लिए, वो साफ होते हैं या नहीं होते, वो एक पेशेंट को कैसे पता चलता है? जो स्किन के अंदर पेनिट्रेशन करने वाले टूल्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल माइक्रो नीडलिंग है, उसका आगे से हेड हर पेशेंट के लिए चेंज होता है। ठीक है। दैट इज वो स्टेराइल हेड आता है, पैक्ड हेड आता है, वो हर पेशेंट के लिए हर टाइम नया यूज होता है। ठीक। तो दैट इज नॉट एन इशू। लेकिन जो दूसरा है, जैसे कि हाइड्राफेशियल की मशीन होगी या लेज़र की, वो वही रहती हैं। उनके हेड्स जो है वो ये है कि आप एसेप्टिक सॉल्यूशन से क्लीन कर दें, साफ़ कर दें, तो इट विल वर्क, क्योंकि उन्होंने स्किन के अंदर नहीं जाना। तो उसमें हम लोग ये एक एडवांटेज ले सकते हैं कि आप एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से उसको अगर अच्छी तरह से क्लीन कर दें तो दैट विल बी इनफ। ठीक। और एक जो बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, हमारी लड़कियों को बड़ा शौक होता है पाउडर बनाने का, लिप फिलर्स का। इन सारे प्रोसीजर्स के बाद क्या इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं? ये प्रोसीजर्स कितना अर्सा लास्ट करते हैं? फिर जो बोटॉक्स होता है, जो स्किन टाइटनिंग के लिए मोस्टली रिकमेंड किया जाता है और बहुत सारे लोग आजकल करवाते भी हैं, उसकी लाइफ कितनी होती है और क्या उसके कोई साइड इफ़ेक्ट? हाँ जी, बोटॉक्स बेसिकली आप यूज़ करते हैं रिंकल्स आपके जो बन जाते हैं, जो फेस के खास कर माथे के ऊपर बेल जो पड़ता है, वो उसके लिए काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। साइड पे क्रोफीट जो कहते हैं, आँख के साइड पे जो बन जाते हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स ये हैं कि ओवरडू हो जाए अपने, मतलब अगर अमाउंट जितनी चाहिए उससे ज़्यादा लग जाएगा तो वो लटक जाएंगी चीज़ें, ठीक है, उल्टा इफेक्ट होगा। अगर एक इन्फेक्शन के चांसेस हैं, हल्का जो ब्रूजिंग है उसके चांसेस हैं। और बोटॉक्स जो है वो 6 मंथ्स लास्ट करता है। फिलर्स का भी ये है कि फिलर्स के साइड इफ़ेक्ट में भी ये है कि ओवरडू हो जाए, आपको जितनी अमाउंट चाहिए उससे ज़्यादा लग जाए, इन्फेक्शन के चांसेस हैं। वही बात है, क्लीनलीनेस का ख्याल रखें तो वो कॉम्प्लिकेशंस कम होती हैं। ब्लीडिंग के चांसेस एट टाइम्स हो सकते हैं, और वो उसके टाइम डिपेंड करता है कि हम कौन सी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। तो अगर अच्छी प्रोडक्ट यूज़ हो तो 9 मंथ्स, अराउंड 9 मंथ्स। ठीक। अच्छा, वन लास्ट क्वेश्चन। काफ़ी हद तक तो हमने लोगों को एजुकेट कर दिया, लेकिन प्रोडक्ट की अब आपने बात कर दी है, तो जाते जाते ये बता दें कि प्रोडक्ट अच्छा यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा, बोटॉक्स में और फिलर्स में जो क्वालिटीज़ आती हैं उनकी ग्रेडिंग किस तरह से होती है, और एक कस्टमर कह लें या पेशेंट कह लें जो जा रहा है अपने ट्रीटमेंट के लिए, उसको कैसे पता चलेगा कि मुझे जो प्रोडक्ट लग रहा है उसकी क्वालिटी कैसी है, वो अच्छा है? बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ मार्केट में अवेलेबल हैं और प्राइसेस का बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। क्वालिटी जब कम होती है तो वो प्राइसेस कम होती हैं। तो जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं, अच्छे इटालियन ब्रांड्स हो गए, फ्रांस के ब्रांड्स हो गए। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर अहमद, आज आपने हमारे लिए टाइम निकाला। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक और एपिसोड के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।